गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं के दूसरी इकाई में से दूसरा पार्ट ले रहे हैं। दो लघु कथाएं जो पूरक पठन के तौर पर आपको दी गई है। इसके लेखक है नरेंद्र छाबड़ा जी। इनका परिचय। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। प्रमुख कृतियाँ मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि गद्य संबंधी। यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वाले, फेरी वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोर, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। तो आइए हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कंगाल। यहाँ पर कंगाल का मीनिंग होता है निर्धन, गरीब। कंगाल का मीनिंग क्या होता है? निर्धन, गरीब। अभी हम ये जो लघु कथा है इसकी ओर बढ़ेंगे। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। भीषण यानी क्या? भयावह, डरावना। ऐसी गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारों से तपे रहते ही थे। यानी दिन जो थे वो दिन जो है अंगारों के समान तपे रहते थे, यानी गर्म रहते थे। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। रात के समय में भी जो लू यानी तपी हुई वायु या उसका झोंका, उसे कहा जाता है लू। और उमस यानी हवा न चलने से मालूम होने वाली गर्मी, इससे जो है वो चैन नहीं मिल पाता था, आराम नहीं मिल पाता था। देखो, अगर ऐसी गर्मी हो तो कोई भी हो तो क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएगा। इतनी गर्मी के वजह से परेशान हो जाएगा। हम भी देखो, गर्मी के दिन आए तो हम भी बोलते रहते कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, बराबर है। वैसे ही लेखक जो है अपना अनुभव जो है वो बता रहा है कि इस वर्ष जो है, जिस वर्ष उन्होंने कथा लिखी, वो बहुत ही भयानक गर्मी ऐसी पड़ी थी और अंगारों के समान जो है वो दिन तपा हुआ रहता था। रातों में भी उमस और गर्मी की वजह से आराम नहीं मिल पाता था। ऐसी अवस्था में वो भी बेचैन हो चुके थे। सोचा इस लीजिए और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। अभी लेखक सोचने लगे इस लीजिए यानी बेढंगा, अशोभनीय, और घुटन भरे यानी सांस लेने में होने वाली कठिनाई की स्थिति। ऐसे मौसम से राहत पाने के लिए यानी आराम सुख पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। कुछ दिन पहाड़ों पर घूमने चले जाए, कुछ दिन पहाड़ों पर रहने के लिए चले जाए। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। अगले सप्ताह ही यानी नेक्स्ट वीक ही लेखक जो है वो पर्वतीय स्थल की यात्रा पर यानी क्या? सैर पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। देखो, रोज के जो रूटीन होता है उस रूटीन से 2 दिन के लिए भी हम किधर बाहर चले गए, बहुत गर्मी है और गर्मी के दिनों में हम ऐसे पहाड़ी स्थलों पर गए तो क्या होता है, वहां पर हमें अच्छा महसूस होता है। वैसे ही लेखक को भी 2-3 दिनों में ही मन को सुकून सा महसूस होने लगा। वो अच्छा फील करने लगे, उन्हें शांति, जी को ठंडक होने लगी। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। यहाँ पर जो है लेखक ने क्या किया है, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसका वर्णन किया है। क्या प्राकृतिक सौंदर्य? हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े। पहाड़ कैसे थे? हरे भरे, हरियाली से भरे हुए पहाड़ थे। और कैसे थे? गर्व से सीना ताने खड़े थे। सीना तान कर खड़े रहना ये एक मुहावरा है। उसका अर्थ होता है निर्भय होकर खड़े रहना। समझ में आया? सीना ताने खड़े रहना, इस मुहावरे का अर्थ है निर्भय होकर खड़े
रहना। जो हरे भरे पहाड़ थे वो कैसे थे? सीना ताने खड़े थे, निर्भय होकर खड़े थे। दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते। झरने पहाड़ों की जो नीरवता में हल्का सा शोर, यानी पहाड़ों में जो शांति रहती थी, शब्द ही जिसमें ध्वनि ना हो, ऐसा जो नीरवता शांतता रहती थी उसमें हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते कि यानी इस पहाड़ों में हम भी है, ये अपना अस्तित्व दिखलाते। झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। मन बदलाव के लिए यानी मन का परिवर्तन होने के लिए पर्याप्त थे। यहाँ पर लेखक ने क्या किया है? वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। जब घूमने गए थे उसमें एक दिन वो जो लेखक है वो शाम के वक्त झील किनारे, झील यानी जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा होता है उसे कहा जाता है झील। उस झील के किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। एक भुट्टे वाला आया और उसने पूछा कि साहब आप भुट्टा लेंगे क्या? गरम गरम भूनकर यानी क्या? सेक कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया कितने का है? सहज यानी सीधा और सरलता से उन्होंने पूछ लिया कितने का है। देखो, अगर हमें कोई चीज लेनी हो हम डायरेक्टली उठाते हैं क्या? नहीं, तो हम उसका प्राइस क्या है वो हम पूछते हैं। तो उसने लेखक ने वैसे सहजता से पूछ लिया कि इसकी कीमत क्या है, कितने का यह बूटा है? 5 रुपए का। उसने क्या जवाब दिया बूटे वाले ने? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक बूटा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। देखो, अभी लेखक को आश्चर्य हुआ कि 5 रुपए का एक बूटा है, तो वो पूछते क्या 5 रुपए में एक बूटा? हमारे शहर में यानी हम जहाँ पर रहते हैं उस शहर में 2 रुपए में एक मिलता है। कितने को मिलता है एक बूटा? 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। यानी तुम क्या करो, 5 के बजाय 3 रुपए इसके ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। वो क्या कहता है? नहीं साहब, 5 रुपए से कम में तो आपको यह बूटा नहीं मिलेगा, तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। तो लेखक ने क्या कहा? ठीक है, तुम अगर 5 से कम में नहीं दे रहे हो तो मुझे भी नहीं चाहिए, क्योंकि बूटा लेखक कितने को मांग रहा था? 3 रुपए में। और जो बूटे वाला था वो क्या कह रहा था कि 5 से कम में ये बूटा नहीं दूंगा। तो लेखक क्या कहता है? तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। यानी लेखक ने वहां पर बूटा खरीदा नहीं। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा। अभी ऐसा होने के बाद लेखक के पैर जो है वो एकाएक ठिठक गए। ठिठकना यानी चलते चलते सहसा रुक जाना। एकाएक लेखक जो है वो चलते चलते रुक गया और मन में विचार उठा की, और उनके मन में विचार आया। हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। देखो, यहाँ पर लेखक ने जो है वो मनुष्य की वास्तविकता जो है वो यहाँ पर दर्शाने का प्रयत्न किया है। इस लघु कथा में हमारी मानसिक प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है। बराबर है ना? कि देखो, हम पहाड़ों पर अगर कहीं घूमने का शौक रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो हजारों रुपए उसके लिए हम क्या कर देते हैं? ऐसे ही खर्च कर देते हैं। अच्छे होटलों में रुकते हैं, वहां पर हम समझौता करते हैं क्या? नहीं, हम रहने के लिए भी कैसे चूज करते हैं? अच्छे होटल ही चूज करते हैं। जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, जहाँ पर बड़ी दुकानों में अगर हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं? बिना दाम पूछे क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। लेकिन गरीब से अगर कुछ सामान खरीदना हो तो क्या करते हैं? 2 रुपए के लिए भी क्या करते हैं कि हम मोल भाव करते हैं। कितने कंगाल है हम, यानी कितने जो है हम कंगाल है, निर्धन है, गरीब है, ऐसा लेखक सोचता है।
देखो, जब भी हम होटलों में वगैरह खाना खाने जाते हैं तो जो सामने मूल्य आएगा वो हम क्या करते हैं, चुका देते हैं। ऐसा कहते हैं कि इतना बिल आया है तो 100-200 रुपये कम कर दो, नहीं, जितना बिल आता है वो हम क्या करते हैं, चुकता कर देते हैं। मॉल्स में वगैरह हम जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में हम जाते हैं, वहाँ सामानों का निश्चित मूल्य के बारे में कोई मोल भाव हम करते नहीं हैं। जितने मांगे गए पैसे हम क्या करते हैं, उतने ही दे देते हैं। मॉल में जाने के बाद हम कहते क्या, नहीं, ये अगर 800 का है तो आप 600 में दे दो, ऐसा मोल भाव हम नहीं करेंगे। जितना मूल्य है उतना ही हम दे देंगे। हम जब बड़ी बड़ी दुकानों में, मॉल या बड़े होटलों में जाते हैं तब हम क्या करते हैं, जो निश्चित मूल्य होता है वो उतना ही मूल्य हम दे देते हैं। लेकिन हम अगर छोटी दुकानों में जाए या किसी खोमचे वालों से सामान खरीदते समय हम क्या करते हैं, हमारा व्यवहार जो है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। उन लोगों से हम क्या करते हैं, 1-2 रुपया कम करने के बारे में उनसे बहस करते रहते हैं, उनसे पैसे कम करने के बारे में हम झिकझिक करते हैं। लेकिन यही बात हम बड़े ऊंचे दुकानों में, मॉल्स वगैरह में हम करते नहीं हैं। लेखक का यही कहना है कि जब हम इतना सारा खर्च करते हैं तो गरीबों से 2 रुपए के लिए हम जो झिकझिक करते हैं तो कितने कंगाल है हम, ऐसा लेखक के मन में जो है वो विचार आता है। यहाँ पर झिकझिक करना यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है मोल भाव करना। झिकझिक करना, इस मुहावरे का अर्थ है मोल भाव करना। ठीक है, तो उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। देखो, लेखक को यह ख्याल आ जाता है कि अगर मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ, मैं यहाँ पर अच्छे होटल में रह रहा हूँ, यहाँ पर शॉपिंग कर रहा हूँ, उस समय तो मैं किसी चीज़ के लिए कमी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गरीब से क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, झिकझिक कर रहा हूँ। ये लेखक को ये बात मन को रुचि नहीं। वो उल्टे कदम लौटा, यानी फिर से पीछे आ गया और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह, यानी अपने रास्ते पर वो चल पड़ा। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। ऐसा करने के बाद लेखक का जो मन है वह सुकून अनुभव कर रहा था, यानी शांति उन्हें लग रही थी कि चलो मैं गरीब के भी काम मदद में आया हूँ। यहाँ पर जो है वो लेखक ने क्या किया है, इस लघु कथा के माध्यम से लेखक ने जो है वो हमारी जो मानसिकता है उस मानसिकता को दर्शाया है कि बड़े मॉल्स में हम झिकझिक नहीं करते, पैसों का सौदा नहीं करते, जितना मांगा उतना दे देते हैं। लेकिन गरीबों से, छोटे दुकानदार हो, खोमचे वाले हो या कोई और, ऐसे समय पर हम क्या करते हैं, हमारा व्यवहार बदल जाता है और हम क्या करते हैं, बहस पर आ जाते हैं कि रुपए कम करवा दे। ये जो मानसिकता है यह मानसिकता दर्शाई है और ये भी समझाया है कि हमें यह मानसिकता बदलनी चाहिए, क्योंकि हम बदलते नहीं तो सच्चे में हम कितने कंगाल हैं। यह इस पहले लघु कथा के माध्यम से लेखक ने जो है हमें समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, अभी हम अपनी अगली लघु कथा की ओर बढ़ते हैं। सही उत्तर। अब तक वह कितने स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। अब तक ये जो व्यक्ति है वह कितने ही स्थानों यानी जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। नौकरी के लिए वो क्या कर चुका था, कितने सारे जगह पर आवेदन यानी किसी काम के लिए की जाने वाली प्रार्थना, किसी काम के लिए की जाने वाली प्रार्थना उसे कहा जाता है आवेदन कर चुका था। साक्षात्कार दे चुका था, यानी इंटरव्यूज जो है वो दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। उसकी जो प्रमाण पत्रों की फाइल थी, प्रमाण पत्र यानी उसके जो सर्टिफिकेट थे, आज तक जो संपूर्ण पढ़ाई के जो उसके सर्टिफिकेट थे पढ़ाई के, या फिर एक्स्ट्रा जो उसने एक्टिविटी वगैरह की होगी उसके जो प्रमाण पत्र थे, उसकी फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। नाकामयाब यानी असफल रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। अभी देखो, हर जगह पर भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट आचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण, भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला होने के कारण यानी हर जगह यह फैले होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। उसकी जो योग्यता थी उस योग्यता के बावजूद भी, यानी योग्यता
होने पर भी उसका चयन नहीं हो पाता था। चयन यानी चुनने का काम नहीं हो पाता था। हर ओर से वह निराश हो चुका था, यानी हर ओर से अब वो क्या हो चुका था, निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। ये जो भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था है हमारी, उस सामाजिक व्यवस्था को, भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा, कोसना यानी निंदा करना, बुरा भला कहना, उसके अलावा उसके वश में और कुछ था ही नहीं, यानी वो और कुछ भी नहीं कर सकता था। देखो क्यों वो ऐसा सोच रहा था, क्योंकि उसके पास देखो कई सारी जगह पर उसने क्या किया था, नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिया था, उसके पास सर्टिफिकेट थे, अच्छा मार्क्स के सर्टिफिकेट वगैरह थे, लेकिन उसके बाद भी वो जो उसके सर्टिफिकेट थे, उसके जो प्रमाण पत्र थे, उसे नौकरी दिलाने में नाकामयाब रही थी, यानी असफल रहे थे। यानी पात्र होकर भी वो जो है उसका नौकरी के लिए चयन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, तो हर जगह पर क्या था, भ्रष्टाचार का, रिश्वत का बोलबाला फैला हुआ था। भ्रष्टाचार और रिश्वत जो है वो फैली हुई थी। उसके कारण इसके पास योग्यता होने पर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। बोलबाला होना यानी प्रभाव होना, बोलबाला होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, प्रभाव होना। ये जो भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था है उसको कोसने के अलावा, यानी उसे बुरा भला कहने के अलावा, निंदा करने के अलावा उसके पास और कोई भी और कुछ तो था नहीं, उसके वश में और कुछ भी न था, वो कुछ नहीं कर पाता था। देखो सच्ची ये बात है कि आजकल क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार के कारण, रिश्वत के कारण कई सारी जगह पर योग्यता होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, लोगों का जो अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं उन लोगों का जो है वो चयन नहीं किया जाता, उन्हें नहीं लिया जाता। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि हर जगह पर ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन कई जगह पर ऐसे होने के कारण क्या होता है, लोगों को ठीक से नौकरी मिलती नहीं। वैसे ही ये जो लेखक था वो भी निराश हो चुका था। आज फिर से साक्षात्कार के लिए जाना है, आज फिर से इन्हें इंटरव्यू के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। आज तक, अब तक जो है ये जो व्यक्ति है वो देश प्रेम यानी देश के प्रति उसका प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी, ये सारे जो गुण है, मानवीय मूल्य, जीवन मूल्य है, इन पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता आई थी। यानी जो जीवन मूल्य है उनको संभालने के बाद भी उसके हाथ में नौकरी न आते हुए क्या आती थी, हमेशा असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए प्रतिनिधि मंडल से एक अधिकारी ने पूछा, साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल से, यानी जो इंटरव्यू लेने के लिए उपस्थित, यानी वहां पर जो मौजूद प्रतिनिधि मंडल था, उस मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। जब वो साक्षात्कार के लिए गया, इंटरव्यू के लिए गया नौकरी के, और जब इंटरव्यू के लिए गया तो वहां पर जो एक अधिकारी था, उस अधिकारी ने उन जो अधिकारी का मंडल था उसमें से एक ने पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है, इसकी सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। देखो तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि भ्रष्टाचार जो है वो कैसा है कि देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन की तरह खा रहा है यानी अनाज, लकड़ी आदि में लगने वाला एक छोटा कीड़ा, जैसे वो क्या करता है, लकड़ी को खा जाता है, उसी तरह ये जो भ्रष्टाचार है एक ऐसा कीड़ा है जो देश को खा रहा है। इसमें सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। इसने क्या किया है, हमारी जो समाज की व्यवस्था है, इस समाज की व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में इसने पहुंचा दिया है।
सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। यह भ्रष्टाचार कैसा है? देश के लिए कलंक है। कलंक यानी धब्बा, दाग, लांछन है। उसे उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। लेखक ने इस व्यक्ति ने जो विचार बताए, इस विचार से उसके तर्क में उन्हें यानी इंटरव्यू लेने वाले लोगों को, साक्षात्कार लेने वाले लोगों को उनके तर्क में यानी दलील में रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? अभी भ्रष्टाचार के बारे में पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में इनके क्या विचार है। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? रिश्वत लेने देने को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। उसने जवाब क्या दिया? रिश्वत क्या है? भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम प्रियजनों को, परिचितों को, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर वह हम केवल खुशियां या कर्तव्य का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। देखो, ये उन्होंने रिश्वत को किसकी उपमा दी है कि भ्रष्टाचार की बहन, ऐसा उन्होंने कहा है। विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजन हैं, हमारे जो हमें अच्छे लगते हैं, परिचित है यानी जाने पहचाने लोग हैं, मित्रों हैं, उनको हम क्या करते हैं? उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। इसका यानी रिश्वत का स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्य का आदान प्रदान करते हैं। अगर हम उपहार देते हैं तो हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ खुशियों या हमारे कर्तव्य जो है उसका आदान प्रदान यानी क्या? लेन देन करते हैं। भेंट देकर, सौगात देकर हम क्या करते हैं? हमारी जो खुशियां हैं, हमारे जो कर्तव्य है, उनका आदान प्रदान हम उपहार देकर करते है। इससे अधिक कुछ नहीं, इससे अधिक इस उपहार देने में और कुछ भी नहीं रहता। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। देखो, अभी उन्होंने क्या क्या समझा है। रिश्वत देने से क्या क्या होता है? रुके हुए कार्य, यानी हमारा कोई काम अगर रुका हुआ है और अगर हम रिश्वत देते हैं तो वो क्या हो जाता है? फटक से हो जाता है। दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति यानी हमें टलती हुई पदोन्नति यानी छोटे पद से बड़े पद तक पहुंचना, तरक्की करना। रोकी गई नौकरी रोकी गई है तो इसमें अगर आप कुछ रिश्वत देते हो तो वो आपको मिल जाएगी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। इन सारे कामों के लिए रिश्वत का उपयोग किया जाता है, ऐसा इस व्यक्ति ने यहाँ पर बतलाया है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। तब भी यानी रिश्वत के कारण इतने सारे काम होते हैं, फिर भी यह समाज के माथे पर कलंक है यानी धब्बा, दाग, लांछन है। जैसे भ्रष्टाचार समाज के माथे पर कलंक है, वैसे ही यह क्या कर रहा है? रिश्वत भी समाज के माथे पर कलंक है यानी लगा हुआ धब्बा, दाग, लांछन है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। समर्थन करना यानी पुष्टि करना। इस रिश्वत देने की पुष्टि कभी नहीं की जा सकती, कतई यानी बिल्कुल भी नहीं। ऐसी मेरी धारणा है, ऐसे मेरे विचार है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। इतना कहकर वो जो है वो तेजी से बाहर निकल आया। उस जहाँ पर उसका साक्षात्कार चल रहा था उस रूम में से वो बाहर चला आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा। जानता था यानी यह वो जान चुका था कि शायद यहाँ पर भी मेरा चयन नहीं होगा, यहाँ पर भी मुझे चुना नहीं जाएगा, यहाँ पर भी मेरा चुनने का काम नहीं होगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। पर भीतर बैठे हुए अधिकारियों ने यानी जो साक्षात्कार लेने के लिए जो अधिकारी बैठे हैं उन अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद यानी बहुत ही सोच समझकर विचार विमर्श करने के बाद, विचार विमर्श यानी आपस में विषय पर वार्तालाप करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए, युवक का जो सही उत्तर था, जो इंटरव्यू के लिए आया था, उस युवक का जो सही उत्तर था, उस उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन
उसका चयन कर लिया, यानी उसे उस नौकरी पर रख लिया। आज समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। यहाँ पर वो समझ गया कि आज वह समझा, यानी आज वो व्यक्ति समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, यानी सत्य की राह पर चलते समय हमें कुछ समय के लिए निराशा मिल सकती है, लेकिन हम परास्त नहीं हो सकते। यहाँ पर जो है इस लघु कथा के माध्यम से लेखक ने यह बताने की प्रयत्न किया है कि आज कई ऐसे युवक हैं जिनके पास योग्यता होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती। इस लघु कथा में जो युवक है वो भी इसके लिए अपवाद नहीं था। हर जगह पर भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला था। इसीलिए योग्यता के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल पाती थी। एक जगह पर उसके पास देश प्रेम, नैतिकता, मानवीय गुण थे, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिलती थी। वह एक दिन एक जगह पर साक्षात्कार के लिए जाता है। वहां पर उपस्थित अधिकारी रिश्वत, भ्रष्टाचार के बारे में उसकी राय पूछते हैं और युवक के मन में जो भी सारे रिश्वत, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंतरिक पीड़ा थी उसे वह सहज स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर देता है। वह प्रश्नों के सही उत्तर देता है क्योंकि वह इस सामाजिक व्यवस्था को बारीकी से उसने देखा है और युवक से उन लोगों को सही उत्तर मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पर भ्रष्टाचार होता है, तो कई सारी जगह पर ईमानदारी से काम करने के लिए भी व्यक्ति चाहिए रहते हैं। यहाँ पर जो है ये युवक का जो सही उत्तर उन्हें मिलने पर उपस्थित अधिकारी उसे क्या करते हैं, नौकरी दे देते हैं। नौकरी के लिए उसका चयन कर लेते है। आज भी ये इस लघु कथा के माध्यम से लेखक नरेंद्र छाबड़ा जी ये जो है वो बताना चाहते हैं कि ये इस लघु कथा के माध्यम से उन्होंने हम जो पाठक है, पढ़ने वाले हैं, उनके हृदय पर गहरा आघात इनकी कथाएं करती है और हमें सोचने पर विवश कर देती है। लेकिन हर जगह भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला होने के बावजूद भी अंत में नैतिकता, सच्चाई जैसे गुणों के बल पर ही मनुष्य को सफलता जरूर मिलती है। इसलिए भले ही सत्य के लिए थोड़ा समय लगे, लेकिन वो परास्त नहीं हो सकता। हमें हमेशा नैतिकता, सच्चाई, इन मार्ग पर ही हमेशा चलना है। यह सीख हमें ये जो दूसरी लघु कथा है, इस लघु कथा के माध्यम से, सही उत्तर के माध्यम से हमें मिलती है। यहाँ पर हमारी जो है वो 2 लघु कथाएं कंप्लीट हो चुकी है, पढ़ाकर कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपके यह समझ में आ गई होगी। पहली लघु कथा के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयत्न किया है कि हम जो है वो पहले लघु कथा के माध्यम से हम बड़े बड़े होटलों में खर्च करते हैं, लेकिन गरीब दुकानदारों से पैसों के लिए झिकझिक करते हैं। ये सोच हमें बदलनी है। यह तो दूसरे में भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला होने के बावजूद भी नैतिक और सच्चाई के गुणों के बल पर मनुष्य को सफलता जरूर मिलती है। यह हमें इस दोनों लघु कथा के माध्यम से सीखने को मिलता है। उम्मीद है आप सबको यह पाठ समझ में आ गया होगा। आपको पाठ के नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है उस स्वाध्याय को आपको हल करने का है। ठीक है, ये जो स्वाध्याय आपको दिया गया है इस स्वाध्याय को आपको आपके नोटबुक में लिखना है। जो नोटबुक आपने फर्स्ट टर्म के लिए यूज़ की है वही नोटबुक आप यूज़ करने वाले हो। उसमें एक पेज पर फोल्ड करके सेकेंड टर्म लिख दो और आगे लिखना शुरू कर दो। ये जो स्वाध्याय है, प्रश्न पहला सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, दूसरा उत्तर लिखिए, तीसरा कारण लिखिए, चौथा कृति पूर्ण कीजिए, पांचवा प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए और अंत में अभिव्यक्ति भ्रष्टाचार एक कलंक विषय पर अपने विचार लिखिए। ये 7 से 8 पंक्तियों तक आपको अपने विचार इस बारे में लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, पाठ पढ़ोगे। शांतिपूर्वक पाठ पढ़ने के बाद आप इन उत्तरों को सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 57 है उस 57 पर जो है वो आपको भाषा बिंदु दिया गया है। इसमें अर्थ के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद लिखिए। अर्थ के आधार पर ये जो वाक्यों के भेद है वो आपको लिखने हैं। यहीं पर पेंसिल से आप टेक्स्ट बुक में यहाँ पर सॉल्व करोगे और कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। तो ये कहाँ पर लिखोगे आप, ये जो है यहीं पर सामने आप क्या करोगे, टेक्स्ट बुक में ही इसके आंसर पेंसिल से लिखोगे। ठीक है, उसके बाद पहला, दूसरा
फिर चौथा लो, ये मत करो, चौथा लो, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पहचान कर कोष्टक में लिखिए। ठीक है, सॉरी, तीसरे में भी आप क्या करोगे, प्रथम इकाई के पाठों में से अर्थ के आधार पर विभिन्न 5 प्रकार के 5 वाक्य ढूंढकर लिखिए। ये क्या करोगे आप आपके नोटबुक में लिखोगे। और चौथा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद पहचान कर कोष्टक में लिखिए, ये यहाँ पर उत्तर लिखोगे। ठीक है, रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठ से ढूंढकर लिखिए। ठीक है, ये नोटबुक में लिखोगे। इसमें प्रश्न तीसरा और पांचवा जो है वो आप नोटबुक में लिखने वाले हो, तो पहला, दूसरा और चौथा जो है वो टेक्स्ट बुक में ही आप सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्वाध्याय लिखोगे। स्वाध्याय के बाद टेक्स्ट बुक में प्रश्न पहला, प्रश्न दूसरा सॉल्व करोगे, प्रश्न तीसरा जो है वो नोटबुक में लिखोगे, प्रश्न चौथा टेक्स्ट बुक में ही लिखोगे और प्रश्न पांचवा नोटबुक में लिखोगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।